नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में। तो इसमें जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं वो हम लोगों ने देख लिया था। और उसी से संबंधित एक दो चीज़ें और हैं जो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक हम लोग इस्लामिक कर व्यवस्था देखेंगे, ठीक है। उस समय दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से प्रकार के कर लगाए जाते हैं इसको हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला कर था उस्र या भू उपज का या भू उपज पर लगाया जाने वाला कर था। यानी कि जो भूमि पर पैदा होता था, जो फसल होती थी, अनाज उपजता था, उस पर यह टैक्स लगाया जाता था। इसको भू राजस्व कर कहते हैं। यह केवल मुसलमानों पर लगाया जाता था। तो ये चीज़ याद रखना, उस्र कर भू राजस्व कर था और केवल मुसलमानों पर लगाया जाता था। इसे प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि के लिए उपज का 1/10 भाग और कृत्रिम साधनों से सिंचित भूमि के लिए उपज का 1/5 भाग तय किया जाता था। तो ये उस्र है, भू राजस्व कर था, मुसलमानों से लिया जाता था। फिर एक और है इसी प्रकार का खराज। ये भी भूमि कर था, यानी भू राजस्व कर था, लेकिन ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी जो मुसलमान नहीं हैं उनसे लिया जाता था। और इसकी दर विभिन्न सुल्तानों के अंतर्गत भिन्न भिन्न रखी गई। सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था, लगभग 50% लिया था, 1/2। अलाउद्दीन खिलजी ने कितना लिया था कर? 50%, ठीक। तो ये उस्र हो गया, खराज हो गया। फिर एक कर आता है खुम्स। ये युद्ध में लूटी हुई संपत्ति तथा छुपी हुई संपत्ति अथवा खजाने पर लगाया जाता था। सामान्यतः इसका एक हिस्सा सुल्तान को और 4 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। फिरोज शाह के समय सुल्तान के 4 हिस्से हो गए थे। अब इसको समझ लीजिए, यह खुम्स होता था लूट का माल। जैसे जब सैनिक किसी अभियान पर जाते थे, युद्ध में भाग लेते थे, या मान लीजिए सैनिकों को कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया, लूटपाट की कोई संपत्ति मिल गई, तो उसको जो है बांट दिया जाता था सैनिकों में। अब बांटा इस प्रकार से जाता था, मान लीजिए 100 रुपये लूटा गया तो 80 रुपये सैनिकों के होते थे और 20 रुपये सुल्तान लेता था, जो शासक होता था। यानी कि आप ये मानिए कि अगर 100 के 5 भाग करें तो इसका 1/5 भाग जो होता था वो सुल्तान लेता था और 4/5 भाग सैनिकों में दिया जाता था। यानी 80% सैनिक ले लेते थे, 20% सुल्तान। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जस्ट अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 80% खुद लेता था और 20% सैनिकों को देता था। तो खुम्स एक प्रकार का लूट से प्राप्त माल होता था और उसी से जो है सैनिकों में और सुल्तानों में बंटवारा किया जाता था। फिर एक कर आता है ज़कात। यह कर भी केवल मुस्लिमों के लिए था, एक धार्मिक कर था, ठीक है। इसका उपयोग गरीब और ज़रूरतमंद मुसलमानों के लिए होता था। इसकी दर को 2.5% निर्धारित किया गया था। तो यह 2.5% होता था, मुसलमानों से लिया जाता था। एक प्रकार का धार्मिक कर था, धर्म के नाम पर लिया जाता था और इसका प्रयोग या इसका उपयोग किया जाता था लोगों के कल्याण के लिए, यानी जो गरीब लोग हैं उनकी भलाई के लिए इस पैसे का उपयोग किया जाता था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है जजिया कर, आपने सुना होगा। ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार से धार्मिक कर था। गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं है उनसे लिया जाता था और उन लोगों को जिम्मी कहा जाता था। यानी जो लोग ये कर देते थे उनको जिम्मी कहा जाता था। इसे गैर मुस्लिमों पर सैन्य सेवाओं में छूट, सरकारी संरक्षण के बदले लगाया जाता था। मतलब सुल्तान का ये कहना था कि जो गैर मुसलमान हैं, यानी कि जो मुसलमान नहीं हैं, उनकी रक्षा हम लोग करते हैं, तो इसलिए उसके बदले हमको टैक्स देना चाहिए। यानी कि हम अगर जनता की रक्षा करते हैं तो जनता को भी चाहिए कि उस सुल्तान को कोई टैक्स दे। तो वही चीज़ है। अब ये महिलाएं, बच्चे, अपंग, बेरोजगार, इनसे नहीं लिया जाता था। ये जो जजिया कर था ये उन्हीं से लिया जाता था जिनके पास होता था। और इसके भी कई पार्ट थे, जैसे जो बहुत गरीब हैं वो
12 दिरहम देते थे। दिरहम का मतलब उस समय जो भी मुद्रा चलती होगी। जो थोड़े मजबूत हैं वो 24 देते थे, और जो बहुत अमीर हैं वो 48 देते थे। तो इसके 3 भाग थे, ठीक है। और ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। प्रारंभ में महिलाएं, बच्चे, अपंग, बेरोजगार, इनको इससे बाहर रखा गया, यानी इनसे कर नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक था, इसने ब्राह्मणों के ऊपर भी कर लगा दिया। पहले ब्राह्मणों से भी नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ठीक है। अकबर ने जजिया हटा दिया था और फिर लगाता है, फिर हटाता है। औरंगजेब ने इसको फिर से लगा दिया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अकबर जो है उसने भी जजिया कर को हटाया था, फिर लगा दिया था, और फिर हटा दिया था। लेकिन औरंगजेब जब शासक बनता है तो ये फिर लगा देता है। तो ये सब डिटेल में आपको तभी पढ़ाया जाएगा जब आप मुग़ल काल पढ़ेंगे। यहाँ तो आपको बस ऐसे शॉर्ट में बता दिया जाएगा। एक और टॉपिक है इक्ता व्यवस्था। ये भी दिल्ली सल्तनत की एक विशेषता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इक्ता व्यवस्था भारत में पश्चिम एशिया से दिल्ली के तुर्क सुल्तानों के साथ आई थी। यानी जब तुर्क सुल्तान आए मध्य एशिया से और पश्चिम एशिया से, तो अपने साथ ये प्रणाली लाए थे, ये व्यवस्था लाए थे। इल्तुतमिश ने इसे भारत में आधिकारिक रूप से लागू किया। देखिए, शुरुआत किसने की इक्ता व्यवस्था की? तो शुरुआत में सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एकता प्रदान किया था। एकता का मतलब प्रांत, यानी कि जो पूरा साम्राज्य है उसको छोटे छोटे प्रांतों में बांट देना, तो उन्हीं प्रांतों को एकता कहा जाता था। शासन प्रशासन करने में आसानी होती थी इस व्यवस्था से। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने एकता प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी ने। और उस एकते का नाम था हाँसी एक क्षेत्र का नाम है। ये एकता मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। लेकिन अगर कहें कि आधिकारिक रूप से किसने लागू किया, तो इल्तुतमिश ने, यानी इसने व्यवस्थित रूप से एकता व्यवस्था लागू किया। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत दिल्ली सुल्तान अपने राज्य को सरदारों के बीच कई इलाकों में बांट देते थे, जिन्हें एकता कहा जाता था। यही आगे चलकर सूबा या प्रांत बने। यानी ये जो एकता होते हैं इन्हीं को बाद में सूबा कहा गया और प्रांत कहा गया। इक्ते का स्वामी जो होता था वो मुक्ता, मुक्ति या वली कहलाता था। इसका काम एकता का प्रशासन देखना, यानी प्रांत का प्रशासन देखना, कर वसूलना, सेना रखना, ये सब इनका काम होता था इक्तेदार का। मुक्ता सैनिकों की तनख्वाह एकता के राजस्व से देता था। अब ये जो मुक्ता है और एकता दोनों को समझिए, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे इसको लेकर के। ये जो एकता है ये प्रांत है, और जो प्रांत का रखवाला होता था, जो शासक होता था प्रांत का, उसको मुक्ता बोलते थे। तो मुक्ता जो है इसके अंडर में सैनिक होते थे। तो सैनिकों की तनख्वाह कैसे देता था? एकता यानी प्रांत के राजस्व से, यानी प्रांत से जो टैक्स मिलता था उसी से उनका तनख्वाह देता था। और वे लगभग पूरी तरह स्वतंत्र थे। सैनिकों की तनख्वाह देने के बाद बचा अतिरिक्त राजस्व रखने के हकदार भी थे, यानी जो पैसा बचता था उसको खुद रख लेते थे। तनख्वाह देने के बाद बचा अतिरिक्त राजस्व रखने के हकदार थे। बाद में जब सुल्तान शक्तिशाली हो गए तब उन्होंने एकता के राजस्व का आकलन, मुक्ति और सैनिकों की तनख्वाह का निर्धारण शुरू कर दिया। अब अतिरिक्त राजस्व राजकोष में जमा करना पड़ता था। मतलब बाद में ये हो गया। अब शुरू में क्या था कि जो इक्तादार होता था या जो मुक्ता होता था वो सैनिकों को वेतन दे देता था, और जो भी पैसा बचता था वो खुद रख लेता था। लेकिन बाद में जब सुल्तान मजबूत हुए, उनका शासन प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हुआ, शक्तिशाली शासक आए, तो उन्होंने इन पर नकेल कसनी शुरू की, यानी इन पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया और नियम बना दिया कि सैनिकों को जो भी पैसे चाहिए, जो भी तनख्वाह चाहिए वो दो, और अपना भी एक निश्चित रकम लो, और जो बचे वो खजाने में जमा करो, यानी केंद्रीय कोष में जमा करो। तो ये चीज़ याद रखना। बहुत सारे सुल्तानों ने नियम बना दिया कि प्रांतों से जो भी राजस्व वसूला जाएगा उसको कैसे बांटा जाएगा, यानी सैनिकों को दिया जाएगा, पहले उनकी तनख्वाह दी जाएगी, फिर जो इक्तादार होगा यानी जो प्रांत का मुखिया होगा उसको दिया जाएगा, और फिर जो राजस्व बचेगा वो सरकारी खजाने में, केंद्रीय खजाने में, केंद्रीय राजकोष में जमा करना पड़ेगा। तो ये था। फिर बात करें तो ये जो व्यवस्था थी इक्ता प्रणाली, ये वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सुल्तान द्वारा मुक्ति की
किसी भी दूसरे इक्ता में ट्रांसफ़र किया जा सकता था। मुक्ति का मतलब वही, चाहे मुक्ति बोले या मुक्ता बोले या इक्तादार बोले या सूबेदार बोले, ये सब एक ही है। तो इनका ट्रांसफ़र किया जा सकता था एक सूबे से दूसरे सूबे में। फिरोज शाह तुगलक के समय इक्ता वंशानुगत हो गया। प्रारंभ में ये वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय ये व्यवस्था कैसी हो गई, वंशानुगत हो गई और बही खातों की त्रुटियों की सज़ा कम कर दी गई। सल्तनत काल में राज्य की कुल ज़मीन का अधिकतर भाग इक्ते का हिस्सा था, यानी ज़्यादातर जो भाग था सल्तनत का वो इक्तों में बांट दिया गया था। ज़मीन के वह हिस्से जहाँ सुल्तान का सीधा नियंत्रण था और स्वयं राजस्व एकत्र करता था उसे खालसा कहते हैं। तो आपने सुना होगा खालसा भूमि। खालसा भूमि वो होती थी जो इक्तादारों के नियंत्रण से बाहर थी, यानी कि सीधे सुल्तान के नियंत्रण में जो भूमि रहती थी उससे खजाना जो मिलता था, राजस्व मिलता था, वो सीधे सुल्तान अपने खजाने में भरता था और ऐसी भूमि को खालसा भूमि कहा गया। सूबा सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, उसके नीचे सिख थी। सिख मतलब एक ज़िला होता था, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा साम्राज्य है, फिर साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया, प्रांतों को सूबा या इक्ता कहा गया और इक्ता के नीचे सिख यानी ज़िले होते थे। एक इक्ता को कई सिखों में बांट दिया गया और सिख के नीचे परगना होते थे, ठीक है। परगना एक जैसे गांव का, जैसे गांव नहीं होता, मौजा नहीं होता, ऐसा परगना होता था। और परगने का मुखिया आमिल होता था, आमिल। सिकदार का कौन होता था, सॉरी, सिख का मुखिया सिकदार होता था। तो ये चीज़ याद रखिए, परगने का मुखिया आमिल, सिख का मुखिया सिकदार, प्रांत का मुखिया या इक्ता का मुखिया कौन होता था, मुक्ता, वली या इक्तेदार, और साम्राज्य का मुखिया सुल्तान होता था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दो चीज़ें मैंने पढ़ा है, एक तो कर व्यवस्था कैसी थी दिल्ली सल्तनत में, दूसरा एक चीज़ था इक्ता व्यवस्था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो बच गई थी, इसको मैंने पढ़ा दिया। अब दिल्ली सल्तनत आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग थोड़ा इसमें जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए।